बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से मैं हूं ताहिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम हफ्तावार स्पोर्ट्स की अहम खबरों पर तबसरे और तजिए करते हैं और इन तजिए और तस्सियों के लिए हमारे पास पैनल में 3 मेहमान मौजूद होते हैं जो कि इन खबरों के ऊपर जो है ना अपनी आरा देते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम जिन अहम खबरों पर बात करेंगे वो आपके भी इल्म में होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और यूए के दरमियान जो सह मुल्की T20 सीरीज़ है जो एशिया कप से पहले जिसकी तैयारी के लिए हवाले से ये सह मुल्की टूर्नामेंट खेला जा रहा है वो आज से स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज इफ्तिताई मैच में जो है ना वो मद्दे मुकाबिल होंगे। उसके अलावा हॉकी से बहुत ही अहम और बड़ी खुशखबरी जो सामने आई है वो यही है कि FIH हॉकी प्रो लीग के लिए पाकिस्तान टीम की कंफर्मेशन हो गई है और हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 25 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी भी दे दी है और पाकिस्तान पहली बार जो है ना FIH हॉकी प्रो लीग में शिरकत के लिए जो है ना वो जाएगा। इसके अलावा एशियन हॉकी कप का आगाज़ हो चुका है लेकिन इसमें पाकिस्तान मौजूद नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात हैं उसको इसकी वजह से पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज उनके इफ्तिताई मैचेस जो है ना वो हो चुकी हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के हवाले से जिसमें पाकिस्तान ने बड़े 5 गोल्ड मेडल जो है ना वो अपने नाम किए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक बड़ा शानदार जो है ना वो काम किया वो ये कि तालीम और क्रिकेट को साथ साथ रखने का प्रोग्राम बनाया और जिसके हवाले से उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम भी किया था एजुकेशन सिस्टम के साथ। और जो लड़के जो इस हमारा नया टैलेंट होगा वो अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो फिर वो अंडर 15 है, अंडर 17 है या अंडर 19 है, उनके तमाम तालीमी अखराजात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा, उसमें हम बात करेंगे। इसके अलावा अंडर 23 एशियन फुटबॉल कप के लिए सऊदी अरब क्वालिफाइंग के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया, वो टीम कैसी है उस पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम खबरों पर तजिए और तबसरों के लिए जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं उनका मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ जो पहले नंबर पर हमारे मेहमान हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं आगा शाहिद अजीम साहब। आगा साहब सर आपको वेलकम सर प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं शाकिर सुल्तान साहब। शाकिर साहब वेलकम सर प्रोग्राम में। और इसके अलावा अगर हमें हॉकी की कोई अपडेट चाहिए होती है और हॉकी के हवाले से अगर हमने कोई तबसरा करवाना हो तो उसके लिए हमारे इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं इजहार अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब आपका शो में वेलकम सर। बहुत बहुत सबसे पहले आगा साहब आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज पहला मैच हो रहा है। ये सह मुल्की क्रिकेट सीरीज़ है T20 के जो कि एशिया कप से पहले जो है ना वो खेली जा रही है। आप कैसे देखते हैं ख़ास तौर पर अभी रिसेंटली जो है ना पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के ओर से जो है ना वनडे सीरीज़ एक हार के आया, लेकिन उससे पहले जो T20 सीरीज़ थी उसमें भी पाकिस्तान 2-1 से वो जीता। लेकिन आप आज वाले मैच को अगर हम बात करें तो इस वक्त मेरे ख्याल में आपने भी सुना होगा कि एक रिपोर्टर ने कहा था कि राशिद से कि आप एशिया में नंबर 2 टीम है, तो उस पर सलमान अली आगा ने बड़ा मुस्करा के भी देखा था। ये भी बताएं और किस तरह पाकिस्तान की तैयारी को देख रहे हैं और पाकिस्तान के इस स्क्वाड से आप कितना मुतमिन है जबकि जहाँ पे रिजवान और बाबर भी नहीं है। अच्छा, इसमें तो ये ट्राई नेशन का जितना हम इंतज़ार है हमें मैचेस का, उससे ज़्यादा इंतज़ार है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। बिल्कुल वो वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्राई नेशन में आप देखेंगे अफगानिस्तान है, वो जो जिस क्वेश्चन का आपने बात की है वो मेरे ख्याल कुछ एक्साइटेड हो गए, उसने कह दिया कि आप एशिया की नंबर 2 टीम है अफगानिस्तान। हालांकि एशिया में इंडिया भी है जो वर्ल्ड चैम्पियन भी है। वो नंबर 1 उसको कह दिया ना, नंबर 2 अफगानिस्तान को कह दिया। नंबर 2 अगर उसने अफगानिस्तान को कहा है बिल्कुल ऐसे तो ही उसने बड़ी बात की है कि जी ये अफगानिस्तान नंबर 2 आ गया है, इसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। खैर ये एशिया कप में पता चल जाएगा कि जी कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट को मुनज़्ज़म किया है और इंटरनेशनली उसने नताइज अच्छे दिए हैं। उसकी वजह यह है कि उसके पास भी इंटरनेशनल प्लेयर बहुत अच्छे हैं, जैसे राशिद खान है, मुजीब है, नबी है और इनका जो बैट्समैन है उसका गुरबाज है। उसके अलावा हाँ एज यानी कि अच्छी क्रिकेट खेलने वाले हैं जिनको मुख्तलिफ लीग्स में भी पिक किया जाता है। अब ये ट्राई नेशन की बात है कि ये ट्राई नेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए एशिया कप की तैयारी का बेहतरीन मौका है, क्योंकि एशिया कप भी यूएई में होना है, दुबई में और अबू धाबी में मैचेस होने हैं। कंडीशन इनकी पाकिस्तान के मुताबिक है। यहाँ ये है कि जी एक आपने अभी बाबर और रिजवान की बात की। रिजवान की तो खैर हम
वो उसने अभी कैरिबियन लीग में अच्छी इनिंग्स खेली है और मैच जितवाया है। देखें, बाबर और रिजवान की डिस्कशन अब T20 में नहीं होनी चाहिए इस स्क्वाड के ऐलान के बाद। अगर मैं समझता हूँ बतौर तज्जियाकार कि अगर पाकिस्तान टीम में बाबर को उन्होंने लेना था तो ये ट्राई नेशन वाहिद ये सीरीज़ थी जिसमें बाबर को खिलाकर बाबर का कमबैक किया जा सकता था। बाबर में अभी इतनी क्वालिटी है कि वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ T20 में भी 100 कर सकता है। UAE तो आपको पता है एसोसिएट मेंबर है, उसके ख़िलाफ़ भी उसके अच्छे रन। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये पैदा हो जाता कि अगर बाबर रन्स करता फैंस का दबाव आ जाता और तज्जियाकारों का दबाव आ जाता कि आप इसको एशिया कप में भी लें और वर्ल्ड कप में भी लें। उस तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब बाबर और रिजवान का T20 में नाम लेने से अब हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये फ्यूचर प्लान T20 के फ्यूचर प्लान में बाबर रिजवान नहीं है। अगर देखें, बाबर रिजवान का साथ नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनकी जोड़ी बना दी गई है। हालांकि ये दो अच्छे दोस्त हैं, अगर बाबर की जगह बनती है तो बाबर को लेना चाहिए, लेकिन हर जगह यही होता है कि जी बाबर आएगा तो रिजवान भी आएगा। ये गलत वो है एक, यानी कि जो तज्जिया है ना, ये गलत है। बाबर की अपनी स्पेस है, रिजवान की अपनी स्पेस है। मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबर को कम बैक कराना होता तो ये ट्राई नेशन वाहिद सीरीज़ थी जिसमें बाबर कम बैक कर सकता था, रन्स कर सकता था, अपनी परफॉर्मेंस कर सकता था, क्योंकि वो इतने निचले लेवल पे भी नहीं गया कि अफगानिस्तान और ये UAE के खिलाफ इनके खिलाफ रन्स ना। अच्छा, उसमें ये हुआ कि अगर वो रन्स करता तो फिर प्रेशर डेवलप हो जाना था कि जी एशिया कप में भी आप इसे लें और इसको वर्ल्ड कप के लिए भी कंसिडर करें। अब ट्राई नेशन में ये है कि जी अब पाकिस्तानी प्लेयर, अब क्योंकि अफगानिस्तान और UAE कोई इतनी बड़ी टीमें नहीं है। आप देखें, साहबजादा फरहान है हमारे पास, साइम अयूब है, फ़खर जमान है। इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि जी हर प्लेयर पाकिस्तान का इतना एक्साइटेड है इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि देखिएगा आप कि ये इतना परफॉर्म करेंगे हर, और जब ये परफॉर्म कर लेंगे तो बाबर रिजवान और पीछे चले जाएंगे आपकी डिस्कशन में, क्योंकि जब उनके नंबरों पे रन्स करने लग जाएंगे। साहबजादा फरहान की तो वैसी ही बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है, और साइम अयूब भी इनके खिलाफ रन्स करने की सलाहियत रखते हैं। फ़खर जमान अनफिट होने के बाद दोबारा रीहैब में होने के बाद दोबारा आ गए हैं, टीम का हिस्सा और सीनियर प्लेयर हैं और बड़ी दिलकश स्ट्रोक्स खेलते हैं, और वैसे भी ये एशियन कंडीशन है UAE में, तो उनका तजर्बा बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो, बहुत बैड डे ना हो, पाकिस्तान ये ट्राई नेशन जीतने की नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि उसका कम्बिनेशन जो आपने बनाया है ऑलराउंडर भी है। अच्छा, इसमें यह है कि जी थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी को, कोच को, माइक हैसन को, अब 2 टूर हो गए हैं उसके, 2 सीरीज़ हो गई हैं, उसको ये चाहिए कि उसने वेस्ट इंडीज़ में जो गलतियां की हैं वो यहाँ ना करे। सुफियान मुकीम को भाई आप कर लें कि 10 प्लेयर ये 11वां सुफियान मुकीम होगा। सुफियान मुकीम इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, मुश्किल एक्शन है। आप ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ के मैचेस ही देख लें आप, T20 में सुफियान मुकीम और पहले वनडे में सुफियान मुकीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज कंफर्टेबल नहीं थे। आपके कहने का मकसद ये है कि सुफियान मुकीम को ये पूरी सीरीज खिलाई जाए, ये ट्राई नेशन जो आप कह रहे हैं खिलानी चाहिए ताकि एशिया कप के लिए भी हमारा ऐसा हो सके। शाकिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक तो आगा साहब ने ये बात की कि ये टीम परफॉर्म करेगी और जो बाबर है और रिजवान है ये डिस्कशन में बहुत दूर चले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या ये आप इस स्क्वाड से, इस जो टीम की सिलेक्शन हुई है इस सैमुअल की टूर्नामेंट के हवाले से, क्या वाकई ये टीम परफॉर्म करेगी? क्या माइक हैसन के बाद टीम की कारकर्दगी में बेहतरी आई है, या टीम बस जीत रही है, हार रही है, वो परसेंटेज जो है ना वो अभी वो उसी अंदाज में है कि हम अभी टीम के ऊपर पूरा एतमाद नहीं कर सकते? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें ताहिर भाई, 2 बातें हैं। पहली बात, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अब आप प्रोफेशनल बात करें
टीम के ऊपर बात करें तो फिर यहाँ पे कोई भी बंदा आपको जवाब देते हुए हिचकिचाएगा और कहेगा कि यार हो सकता है कि हम जीत जाएं, हो सकता है कि हम जीत जाएं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अभी भी आज के दौर में भी वनडे की बुनियाद पर T20 की टीम सेलेक्ट करते हैं और T20 की परफॉर्मेंस में हम वनडे की टीम सेलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप अभी आगा भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें इनको टाइम देना चाहिए, चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन कितने टाइम देना चाहिए, कितनी चीज़ें देनी चाहिए? स्ट्राइक रेट पे हम बाबर को और रिजवान को तनकीद का निशाना बना के हमने बाहर किया हुआ है। अब अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 137 का स्ट्राइक रेट है फ़खर जमान का, 138 का स्ट्राइक रेट है सैम अयूब का, बाबर का स्ट्राइक रेट 129 का है, फ़खर की एवरेज 22 की है, सैम अयूब की एवरेज भी 22 की है, जबकि बाबर की एवरेज 40 की है। अब T20 में T20 की बात करूँ, T20 की बात करें ना। अब मुझे बता दें कि वो कौन सा एक ऐसा पैमाना है कि जो 137 और 129 के दरमियान इतना बड़ा गैप डाल देता है कि आप एक प्लेयर को साइड पे कर देते हैं। अच्छा, आप पिछले 7 मैच उठा के देख लें या पिछले 17 मैच फ़खर जमान को उठा के देख लें तो आपको उसमें 14 की एवरेज मिलेगी और आपका स्ट्राइक रेट भी 115 का मिलेगा। मतलब फिर आपकी सिलेक्शन किस बुनियादों पे हो रही है? मैं बाबर की यहाँ पे बात सिर्फ स्ट्राइक रेट पे और उनकी एवरेज पे करना चाह रहा हूँ और इस बात पे करना चाह रहा हूँ कि जो टीम आपने सेलेक्ट की वो किन बुनियादों पे की है। आपने सलमान मिर्ज़ा को बांग्लादेश का टूर करवाया, वो वाहिद बॉलर बन रहा था जिसने तीनों मैचों के पहले ओवर में विकेट ली, आपने वेस्ट इंडीज़ में उसको ड्रॉप कर दिया, कोई बात नहीं आपने। लेकिन शाकिर साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं कि अगर हम स्ट्राइक रेट को देखते हैं और टीम की सिलेक्शन, अब हमारे पास जैसे आगा साहब ने कह दिया कि हमारे पास अब चॉइस नहीं है कि हम इनको आगे ले। हालांकि अभी कैरिबियन लीग में भी मैंने भी वो मैच देखा था कि रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस थी, बाबर भी एक अकेडमी में जो है ना वो पावर हिटिंग, असल चीज़ आती है कि पावर हिटिंग क्या है आपकी, फ़खर की भी पावर हिटिंग है, साइम अयूब भी है, तो हम पावर हिटिंग के ऊपर ज़्यादा हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं। मेरा जो सवाल था कि आप माइक हैसन के आने के बाद टीम की कारकर्दगी में कितनी बेहतरी आई है? नहीं, अभी तक तो मैं कहूँगा कोई बेहतरी नहीं आई। स्टिल हम लोग आज भी स्ट्रगलिंग कंडीशन में हैं, सिवाय एक वो सीरीज़ जो हमने पाकिस्तान में बांग्लादेश के खिलाफ खेली और उधर जाके हारी। अच्छा, उधर जाके भी हार गए। और लेकिन वेस्ट इंडीज से हम T20 जीते हैं, लेकिन ओडीआई जो है ना हमारे। देखिए, अगर आप वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज कंप्रिहेंसिव जीते ना तो फिर आप कह सकते थे बेहतरी है। आप कंप्रिहेंसिव नहीं जीते वहां पे ना, आपने स्ट्रगलिंग करके जीते हैं कि उस लेकिन टीम बारिश और होम ग्राउंड का एडवांटेज भी तो उन्होंने यूटिलाइज किया। लेकिन ताहिर भाई इसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया ने जो 5-0 से वेस्ट इंडीज को हराया है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत क्लोज गए हों और फिर उसके बाद वो हारे हों, ऐसा तो नहीं है। 5-0 से हराया उन्हें, 4-1 से या 3-2 से नहीं हराया। बात यह है कि मैं देखें प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि आपको देखना कि आपका क्या कसूर था कि आपने नसीम शाह को ड्रॉप करके आपने सलमान मिर्ज़ा को शामिल कर लिया, आपने जो अभी हारिस रऊफ है स्टिल आपने फिर उसको शामिल कर लिया। आप परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए हम बात करें परफॉर्मेंस की, मैं वही बात कर रहा था, तजर्बे चल रहे हैं। तजर्बे चल रहे हैं। आप अब्बासी साहब, शाकिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो उन्होंने तो साफ कहते हैं कि माय हसन की जो कारकर्दगी है एज ए कोच, मैं अभी उनको नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी कारकर्दगी है उनकी। पाकिस्तान हमेशा कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ हार जाता है। अब ये टीमें जो यूएई और अफगानिस्तान है, अभी तो आगा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सह मुल्की में जो है ना वो नंबर 1 पोजीशन पे है और वो पता भी चल जाएगा कि एशिया की नंबर 1 टीम कौन सी है और नंबर 2 टीम कौन सी है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखें, माजी को देखें, तो हम हमेशा कमज़ोर टीमों से भी हारने वाली टीम है। तो यूएई और अफगानिस्तान, आप इनको अगर पाकिस्तान टीम के साथ इनका जायज़ा लिया जाए तकाबली, तो आप किसको ज़्यादा जो है ना वो फेवर करेंगे, पाकिस्तान टीम को, अफगानिस्तान को या यूएई को? हालांकि अफगानिस्तान की टीम एज ए स्पिनर इस वक्त जो है एशिया में सबसे बेहतरीन स्पिनर इस वक्त उनके पास है। नहीं, अफगानिस्तान की टीम और इनकी कारकर्दगी, अब बस मैं आपको जो है ना काट रहा हूँ कि आपकी बात स्टार्ट होने से पहले, कारकर्दगी भी इनकी बहुत अच्छी रही है। नहीं, अफगानिस्तान के मुतालिक अगर आप मुझसे पूछो तो अफगानिस्तान की कारकर्दगी थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है और खसूसन एशियन ममालिक में उसने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं और वो मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दे है। लेकिन पाकिस्तान के ना कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। असल चीज़ है कि माइक हज़े को 2 प्रोजेक्ट अभी मिले हैं ना, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। अब उनके बारे में हम इतना वो नहीं कर सकते कि जो कामयाब होंगे नाकाम होंगे,
उन्हें 2 साल के लिए वो मुंतखब किया गया, तो 2 साल तक हमें रिजल्ट देना चाहिए और वो इंशाल्लाह यानी कि आपके कहने का मकसद है जो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज सीरीज है वो उनके लिए मेजर असाइनमेंट थी, मेजर असाइनमेंट उनके लिए एशिया कप आ रहा असल है। टारगेट क्या कि वो एशिया कप और वर्ल्ड का हदफ कौन सा होना चाहिए। असल ये छोटी मोटी जो सीरीज हो, मैं छोटी मोटी सीरीज का मतलब है कि आप छोटे ममालिक के खिलाफ सीरीज अगर खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आप नए लड़के इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और उनका मकसद ये होता है कि आपका हदफ क्या है। माई कोच के नज़दीक हदफ है, सीरीज नहीं है। दूसरी बात है, अगर शाकिर साहब ने बहुत अच्छी बात की बाबर आजम के स्ट्राइक की, यहाँ पे मेरी बात है, यहाँ पे टीम का सिलेक्शन जो है ना, जो मुझे लगता है कि फ़खर जमान को ज़बरदस्ती खिलाया गया है क्योंकि बाबर आजम टीम में ना आए। उसकी वजह यह है कि फ़खर जमान इंजर्ड था और उसकी अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक ना वो अभी सही मानों में इंजरी रिकवर नहीं हो सकी, लेकिन बाबर को टीम से निकालना मकसूद था। इसका मतलब है कि किसी बड़े फेस को सामने लाया जाए। मैं तो ये समझता हूं कि फ़खर जमान को इस वजह से टीम में लाया गया है, सैमुअल की सीरीज के लिए भी और एशिया कप के लिए, ताकि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। अच्छा। बाबर आजम को यानी कि कोई लॉबी एक्टिव है जो बाबर को बाहर निकालना चाहती है, आपके कहने का मकसद नहीं, ये है हम क्योंकि फ़खर को जो आप कह रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती टीम की में सिलेक्शन किया गया ताकि रिप्लेस किया जा सके बाबर के साथ। नहीं, बाबर को बाहर निकालने के लिए फेमस फेस की तो भी तो जरूरत होती है ना। अब वो फेमस फेस फ़खर जमान की शक्ल में भी नहीं मिल सकता, वरना वो तो इंजर्ड खिलाड़ी था। तो यकमुश्त है या उसकी इंजरी 100% से 100% अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद से फ़खर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो इंजर्ड ही है। इंजर्ड ही है, ठीक है ना। ये मुसलसल, ये मेरा आराम है। फिर आपका मुसलसल फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुसलसल नाकाम T20 में होता जा रहा है, मुसलसल नाकाम। अब T20 में इसमें हारिस रऊफ भी शामिल है और सलमान मिर्ज़ा भी शामिल है। भाई हमें तो जिस चीज़ पे, जिस ट्रैक पे हम अपना ये सैमुअल की सीरीज़ जो एशिया कप खेल रहे हैं, वो तो एशियंस टीम है। वहाँ तो आपको भारत की तरह 3 मेजर फास्ट स्पिन बॉलर इस्तेमाल करने चाहिए। जो अपने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने क्या किया था, उसको तो 4 मेजर स्पिनर्स खेले थे और एक फास्ट बॉलर, रेगुलर फास्ट बॉलर उन्होंने इन किया था। बाकी तो वो अपना स्पिनर्स पे वो जीते। तो एशियन ट्रैक को भी हमने देखना चाहिए कि अगर हम हारिस रऊफ को सलमान मिर्ज़ा को सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हारिस रऊफ की क्या ज़रूरत है। हारिस रऊफ को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वसीम जूनियर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद है और अपना सलमान मिर्ज़ा भी मौजूद है। जब 2 फास्ट बॉलर मेजर मौजूद हैं तो फिर आपको मजीद 2 फास्ट बॉलर डालें, उसमें आप बल्लेबाजों, रेगुलर बल्लेबाजों को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ फिर मैं कहूँगा यहाँ पे बाबर की भी जगह बनती थी, लेकिन बाबर की जगह इस वजह से नहीं बनी कि बाबर को हर सूरत ड्रॉप करना है। शायद अब बाबर का ना चेहरा किसी को पसंद नहीं है कि बाबर के चेहरे को पता नहीं क्या हो गया है, क्या उसमें अपना मेकअप शेकअप उसने कम कर दिया है कि बाबर की शक्ल। बैटिंग का मेकअप कम हो गया मेरा ख्याल। नहीं, ज़रूरी नहीं बैटिंग का हो। देखिए एक होता है ना, ईगो भी मुतासिर होती है ना, कि अगर मैंने इसे मुसलसल निकाल दिया तो टीम में शामिल हो गया तो कॉन्फिडेंस को जो है ना वो कुचलना जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल में आप यही बात करें। जी बिल्कुल चेक करना है। आगा साहब, हम बात तो टैलेंट की करते हैं, बात हम पाकिस्तान क्रिकेट की करते हैं कि हमारा लेवल अब यहाँ तक आ गया कि हम लोग आज अफगानिस्तान के साथ मैच है या यूएई के साथ हम सीरीज़ खेल रहे हैं, तो हमें अब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं रह गया जो हमें माजी में था कि नहीं पाकिस्तान जीत जाएगा। हम अब भी हमारे कहीं ना कहीं जो है ना एक शक है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैलेंट की तलाश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली उन्होंने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो टैलेंट को तलाश करने की कोशिश की है और एक उन्होंने अंडर 15, अंडर 19 और अंडर 17 इन टीमों को बनाने की कोशिश की है और उनमें जो उन्होंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुल्तान समेत हर जगह उन्होंने कैंप भी लगाए हैं। वहाँ से जो टैलेंट मिला है उनको स्कूल के सतह पर उनके तमाम तालीमी अखराजात, मेरा ख्याल में कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भी यही होता है पेरेंट्स के लिए कि हम अपने बच्चों के एजुकेशन भी हम करवा रहे होते हैं, लेकिन हमारे मसाइल ये होता है कि हम उनके अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पीसीबी उस टैलेंट को तलाश करता है और उनके तालीमी अखराजात भी करता है, उनके तमाम उनको फैसिलिटेट भी करता है, तो मेरे ख्याल में ये खुश आइंदा है। आप क्या कहेंगे इस बोर्ड के इस कदम पे? अच्छा, मैं तो ये है कि जी बड़ा देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान में ये नहीं कि क्रिकेट में, पाकिस्तान में अगर किसी भी गेम में आपने आगे आना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा तालीमी इदारों। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। पीसीबी का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि जी उसने एजुकेशनल सिस्टम को टारगेट किया है और अपने क्वालिफाइड कोचेज़ के ज़रिए इनकी सिलेक्शन करवा रहे हैं, इनके मैचेस करवा रहे हैं, उसमें से जो लड़के अच्छे। अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ आपको नेचुरल टैलेंट मिलता है।
जिसको आपको निखारने का और उसकी गलती जल्दी दुरुस्त कराने का मौका मिलता बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा, जज्बा है। फिर ये है कि जी जब पीसीबी की ये एकेडमियों में आ जाएंगे, मेरी जहाँ तक इतलात है, पीसीबी इनके घर वालों को या इनके लिए एक एजाज़िया भी, एजाज़िया, पर एजाज, हाँ जी, पर मंथ भी मुकर्रर करेगा और इनको इनकी स्किल को डेवलप करेगा, जो कि हमारी इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए या दूसरी गेमों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जी पाकिस्तान में नए टैलेंट को स्टार्ट से ही लिया जाए, पिक किया जाए। और स्टार्ट से पिक करने के जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे अच्छा है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में आपको 10 साल का प्लेयर भी मिल जाएगा, 12 साल का प्लेयर भी मिल जाएगा, 14 साल का प्लेयर भी मिल जाएगा, 16 साल का प्लेयर भी मिल जाएगा। फिर आप कॉलेजेस में आ जाएं तो 18 साल के, 19 साल के प्लेयर आपको मिल जाएंगे। इनकी ग्रूमिंग जब अच्छे उसमें होगी, अब हमारा तो आना जाना रहता है एकेडमी में, तो वहाँ जब हम देखते हैं कि पहला दिन जब जो प्लेयर आता है और उसकी एक हफ्ते बाद जब हम देख रहे होते हैं चीज़, उसमें एक प्रोफेशनलिज्म की झलक नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? वो होती है उसकी क्योंकि ये सीखने की उम्र है। सीखने की उम्र है। फिर जिनका नाम आपने सुना होता है, बड़े बड़े प्लेयर, अब अजहर अली का इन्होंने टीवी पे देखा होगा बच्चों ने, जो एकेडमी वालों ने, और अजहर अली आपके साथ आगे आपसे बातचीत करें, समझाएं। अच्छा, फिर वो पिक भी बड़ी जल्दी होती है क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है कोचिज़ का, और वो बात समझाने का तरीक़ाकार भी उनका डिफरेंट होता है। उनके पास जो सहूलियात हैं बहुत ज़्यादा हैं। उन बच्चों से आपको भी तो बात करने का मौका मिला। हाँ जी, बच्चे आप ये देखें कि जी बात तो खैर उनकी इतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जी वो उस लिहाज में आप समझें कि जी एक जैसे प्रोफेशनल टॉक होती है वो कर सकें। इवन के बच्चे आप जो जिनसे हमारी बातचीत हुई कि जब वो पहले आए थे, पहले दिन एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की, उन्हें बैठने का, खाने का, ये आप मैं एकेडमी का एक प्रोफाइल बता रहा हूँ कि जी उस वहाँ क्या कि उठने बैठने का, बातचीत करने का, खाना वगैरह, अच्छा साथ ही ट्रेनिंग उनकी, कि ये जब चीज़ें आप तालीमी इदारों के बच्चों के जो टैलेंट है उनमें लेके आएंगे, तो आपका ना सिर्फ टैलेंट वो होगा, एक डिसिप्लिन आपको प्लेयर मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो भी गेम है, चाहे क्रिकेट है या फुटबॉल है या हॉकी है, उसको बहुत अच्छे फ्यूचर में ऐसे प्लेयर मिलेंगे जहां कंप्लेंट आपकी कम होगी प्लेयरों से और परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। शाकिर साहब, आगा साहब ने कही देर आए दुरुस्त आए, बात तो यही है कि यहाँ पे आपको जब आप छोटे लेवल पर होते हैं, और क्योंकि एज ही होती है 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल सीखने की, जहाँ पे आप गेम को सीख रहे होते हैं, जब आप गेम के कायदो ज़वाबत या उनके जो असूल होते हैं उनको अडॉप्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप लाइफ की डिसिप्लिन को भी जो है ना आप उसको भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और इससे फिर जो एक अच्छी चीज़ नज़र आती है कि जब आप एक ऐसे माहौल में जाते हैं, वहाँ से आप एक ऐसे अच्छे बतौर इंसान और बहुत बतौर प्लेयर एक मुल्क के लिए आप अच्छे एम्बेसडर बन के जाते हैं, आप जहाँ भी खेलने जाते हैं। तो ये जो एजुकेशन है और ये जो पीसीबी का ये फैसला है, आप समझते हैं कि ये ठीक है और बाकी खेलों के लिए भी इस तरह होना चाहिए? देखें ताहिर भाई, अभी जैसे सलमान आगा भाई ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, ये बात मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें ऊपर वाले प्लेयरों को जो 15 खिलाड़ी हैं या 20 खिलाड़ी हैं, उनको 20-20, 30-30 लाख देने से बेहतर है कि हम नीचे डोमेस्टिक में पैसे खर्च करें ताकि आपके पास प्लेयर आएँ। देखें, पूरी दुनिया में जो नीचे के काउंटी लेवल्स के या नीचे के जो उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है, हमेशा वो पैसे उसमें मैक्सिमम यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत दिन पहले जो है ना गंगोली का एक वीडियो पैगाम मैं देख रहा था, वो जो ग्रास रूट लेवल पे यानी कि स्कूल लेवल पर जो उनकी अकेडमीज बनी हुई हैं, हर बच्चे को वो 30,000 रुपया पर मंथ जो है ना वो उनको मिल रहा है। तो मैं यही तो आपसे बात करूँ कि देखें, मैंने इसके एग्जांपल में आपको ये भी कहा था कि एलिस्टर कुक ने 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली और 38 साल तक वो क्रिकेट खेला, मतलब मजीद 5 साल खेला अपने फाइनेंशियल चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि आप अगर निचले लेवल पे आप चीज़ों को प्रमोट करते हैं, कोई भी खेल है, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, अगर आप उसको निचले लेवल पे प्रमोट करके फाइनेंशियल तौर पे लोगों को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको टैलेंट मिलेगा। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है। अब दूसरी बात है कि जो टैलेंट आपको मिलेगा, क्या आप उसका यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि बदकिस्मती से हम क्रिकेट की बात करते हैं, बदकिस्मती से आता है कि जो टैलेंट सामने आता है
हम उसको बहुत जल्द ही दरगुजर कर देते हैं। इसमें मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा, रमीज अरफात राजा ने मिनाज। जो एक जूनियर लीग करवाई थी जी वो आज बिल्कुल। तक नहीं उसका देखिए जो है ना कुछ भी नहीं उसका पता talent का लगा। कुछ यहाँ मैं पूछूंगा जो टैलेंट मुल्तान का एक लड़का, टैलेंटेड लड़का है अरफात मिनाज, उसका क्या कसूर है? आप उसको ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए, आप उसको साउथ अफ्रीका भी लेके गए, आप उसको जिम्बाब्वे भी लेके, आपने किन बुनियाद पर उसको ड्रॉप किया? देखें फिर आपकी सारी मेहनत ताहिर भाई ज़ाया हो जाती है कि जब आप इतना खर्चा करें, आप टैलेंट ढूंढें, पूरे मुल्क के लड़के आपके पास आके प्रमोट आके अपना टैलेंट दिखाएं, फिर आगे टैलेंट होकर सेलेक्ट हो जाएं, फिर जब वो आगे हैं तो पता लगे आप उनके पास स्पेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठ के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चूँकि एक बहुत बड़ा फैसला है और प्लेयरों के लिए बहुत अच्छा फैसला है कि फाइनेंशियली तौर पे भी वो स्ट्रांग होंगे, और जब यहाँ पे पैसे खर्च करेंगे ऑब्वियसली वो आपको प्रोफेशनल क्रिकेट मिलेंगे, जब वो क्रिकेट के साथ आगे लेकिन आएंगे। अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए ना उनको, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उस वक्त तक वो अच्छे प्लेयर कैसे बनेंगे? देखें ताहिर भाई, जब आप निचले लेवल पे पैसे खर्च करेंगे, अंडर 15 पे, अंडर 17 पे, अंडर 18 पे, आपको प्लेयर जब यहाँ से मिलेंगे तो आप इनको PSL खिलाएंगे, जब आप इनको PSL खिलाएंगे मजीद प्रमोट करेंगे ना, वहाँ से आप उनको सेलेक्ट करेंगे इंटरनेशनल टीम के लिए। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप उनको खिलाना भी चाहिए। तब माजी में हमने देखा या हम बाज़ दफ़ा दूसरे ममालिक को देते हैं, अंडर 16 के टूर्नामेंट वो आपस में खेलते हैं, बैरून मुल्क टूर करते हैं, अंडर 70 के होते हैं, अंडर 19 के होते हैं। क्या पाकिस्तान ये इनके अगर जब आपने अगर एक्सप्लोर करना है अपनी लड़कों को मेंटली मैच्योर करना है तो फिर आपको ये टूर भी करवाने होंगे? बिल्कुल 100% करवाने होंगे। देखें ताहिर भाई, पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि इंडिया की वुमेन टीम को आप उठा के देख लें, वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, इंग्लैंड से खेलते हैं, हाँ, बिल्कुल। न्यूजीलैंड से खेलते हैं, वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। हम किन से खेलते हैं? आयरलैंड से खेल रहे होते हैं, बांग्लादेश से खेल रहे होते हैं, या नेपाल से खेल रहे नहीं, होते अभी वुमेन की टीम तो साउथ अफ्रीका के साथ अभी हैं। खेल देखिए एक रही है, दफ़ा तो साउथ उसका- अफ्रीका मिला अभी ना, आ रही है ना अभी चलें अभी फिर आ रही है ना, तो बात सिर्फ ये अब्बासी है। साहब जो है हॉकी FIH प्रो लीग, आपने यहीं पे बैठ के बड़े वसूख से कहा था कि पाकिस्तान टीम FIH प्रो लीग खेलने जा रही है, आपकी बात सच साबित हुई, क्या कहते हैं? तार भाई अल्लाह का एहसान है कि हमने पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म पर एक ख़बर दी थी और वो सच साबित हुई और वाकई खेलने जा रही है। मैं ना तमाम PTV इंतज़ामिया का, ना नेशनल मुल्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें मौका मिला और इस प्लेटफॉर्म से मेरी खुशकिस्मती है। मैंने क्योंकि सबसे पहले यहीं से ब्रेक हुई यही थी, है पूरे PTV पाकिस्तान में PTV इस नेशनल चीज़ को मुल्तान break नहीं है ना, सेंटर ये से ये एजाज़ खबर PTV ब्रेक हुई थी नेशनल 14 दिन मुल्तान पे। पहले कि पाकिस्तान प्रो लीग खेलने जा रहा है। ये सबके लिए आज़ाद है, प्रोड्यूसर साकिब साहब और खुरम शजा साहब खुसूसन कि उन्होंने हमें मौके फराम किए और यहाँ के खबर ब्रेक करें। ये हॉकी की एक नई सुबह है कि प्रो लीग, ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है। प्रो लीग आम लीग नहीं है कि खाली अपना कि ये आम लीग जैसे, ये एक जिसे कहते हैं ना, दुनिया की टॉप 10 टीमें इसमें शामिल होती हैं और पाकिस्तान जैसे जो हॉकी को देखा जा रहा है ना कि पिछले 2-3 साल पहले का अगर देखा जाए तो हॉकी एक पस्ती की तरफ अच्छा, चली गई थी। इसमें रुकावट क्या थी कि क्यों इतना लेट हो गया कि 20 अगस्त को हमने अनाउंसमेंट करनी थी कि हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे PHF ने, लेकिन उसके बावजूद हम 2 दिन 3 दिन हम ऊपर लेके गए हैं, इसकी क्या वजह? अच्छा, पहले जो 2-3 दिन हम ऊपर गए उसमें सबसे जो अहम है ना कि हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं। यानी जो तैयब अकरम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर, वो पाकिस्तानी हैं तो वो पाकिस्तान के लिए ना कि नरम गोशा रखते हैं। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है ना, ये तमाम मामलात प्रो लीग के जो तमाम मामलात थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई ख़र्चा है फंडिंग का तो फलां है, तो हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ना हर काम करें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही खिलाड़ियों के लिए जो फ़ंड दरकार थे 35 करोड़, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही करे, PHF के अकाउंट में 1 रुपया भी ना आए। ये तजवीज़ में ये इस वजह कि खुले दिल से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खुले दिल से ये बात पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सुपुर्द की। और पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने जो 25 करोड़ रुपया का फ़ंड मंजूर किया है हॉकी प्रो लीग के लिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसको ना ले और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ही प्रो लीग के तमाम अखराजात करे और ये 25 करोड़ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को देने चाहिए हुकूमत की तरफ से? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही सब कुछ करे। PH को देखें, इस मामले में ना बाज़ लोगों ने जिसे कहते हैं उन्हें मौका मिला बोलने का कि जी हॉकी फेडरेशन ये कर रही है, पैसे खा जाएगी, करप्ट हो गए, फलां है, ये है। उसमें तो कमेटी का इजलास भी तो हुआ। कमेटी के इजलास में जो हुआ है ना, जो मुखालफिन ग्रुप था उनके साथ जो कमेटी के इजलास में हुआ है, वो देखने वाले है कि उन्होंने मुंह बंद कर दिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपना केस इतना मजबूत किया और फ़ौरन गवर्नमेंट ने 25 करोड़ रुपए प्रो लीग के लिए दिए। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का और DG स्पोर्ट्स जो है पीरज़ादा
यासिर पीरज़ादा और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जितने भी है, राना मुजाहिद, तारिक भाई, इन सब का इन्होंने केस बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। और पाकिस्तानी हुकाम ने ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस केस को ना लबैक का, और नतीजा हमारे सामने है कि पाकिस्तान वो सुपर लीग खेलने जा रहा है कि जिस पे पाकिस्तान कभी गया ही नहीं है, पहली दफ़ा जा रहा है। और सबसे बड़े अब यहाँ पे पाकिस्तान लड़कों को, खिलाड़ियों को सबसे बड़ी बात जदीद हॉकी खेलने को मिलेगी, उसमें आपको नया तजर्बात मिलेंगे। सबसे बड़ा पिछले 1.5-2 साल से जो हम खेल रहे हैं ना, उसमें हम जितने भी विक्ट्री स्टैंड्स पे पोजीशंस हासिल की है, उसमें पाकिस्तान से जस्ट एक अच्छा, विक्ट्री स्टैंड से मुझे याद आया कि अजलान शाह के बाद जो पाकिस्तान टीम पहली दफ़ा विक्ट्री स्टैंड पे आई थी, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने हॉकी टीम को अपने पास बुलाया था और वहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल में अप्रैल 2022 या 22 की बात, तो उन्होंने जो है ना डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स थी इनको बहाल करने का ऐलान किया था। आज 3 साल हो गए, अभी तक वो बहाल नहीं हुई। अगर वो बहाल हो जाती तो मेरे ख्याल में लड़कों को मुलाजमतें भी मिल जाती जो खिलाड़ी हैं, और जो हम अमूमन देखते हैं कि हर अभी टीम जो है ना कि टूर्नामेंट के मिड में ही जो है ना वो डेली अलाउंस का जो है ना हमारे सामने चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल करने का ऐलान किया था, वो अभी तक क्यों नहीं बहाल हो सके, और उसमें क्या सबसे बड़ी रुकावट क्या चीज़ है, आप क्या समझते हैं? नहीं ताहिर साहब, उस मौके पर पाकिस्तान हॉकी टीम एक बड़े, जिसे कहते हैं बहुत अरसे बाद अपना ना एक खुशखबरी मिली थी। पाकिस्तान हॉकी टीम विक्ट्री स्टैंड पर आई थी, दूसरी पोजीशन हासिल की थी, और जिसे कहता है उस वक्त उस खुशी के लम्हात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ौर लब्बैक का और पाकिस्तानी हॉकी टीम को पूरी दावत दी और फ़ी खिलाड़ी 10 लाख रुपए इनाम भी दिया था। उसमें साथ ये भी ऐलान किया गया था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को, अपना डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को बहाल किया जाए। ताहिर साहब, यहाँ पे ना कई चीज़ें हैं, रुकावटें आ जाती हैं। उसमें आप अपना ब्यूरोक्रेसी ले लें, उसमें आप को ढीलापन ले लें, सुस्त रवि ले लें, ठीक है ना, लेकिन आप ना के वज़ीर आज़म के इस हुक्म को ना डिपार्टमेंट्स को ओबे करना चाहिए और हर सूरत, क्योंकि जब खिलाड़ी खुशहाल होगा ना तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ना वो उसकी खुशहाली से ना मशरूत है। आका साहब, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है उसकी बहाली एक आम खिलाड़ी, जो कि हम अमूमन हम देखते हैं कि मिडिल तबके से ही खिलाड़ी जो है ना वो बाहर आते हैं, मैदानों में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विज़न यही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो ग्राउंड आबाद करे। तो वो ग्राउंड कैसे आबाद करे कि जबकि डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स है वो अभी तक उन्होंने ऐलान तो किया लेकिन बहाल नहीं की। आपको इतना अरसा हो गया, मेरा ख्याल में 20-25 साल हो गया स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हुए, आपको पता चलता है या आपको महसूस होता है कि हाँ यार ये वाकई होना चाहिए, इससे खिलाड़ियों के मुआशी जो हालात हैं ना वो बेहतर होंगे, और ये जो एक फ़ैसला था डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बंद करने का, ये फ़ैसला गलत था, आप क्या कहेंगे इस? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो एजुकेशनल जो पीसीबी वो कर रहा है ना प्रोग्राम, इसमें टॉप परफॉर्मर की एक टीम बनेगी और वो बैरून मुल्क जाएगी, ठीक हो गया, ताकि उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बढ़े, वो उनको हासिल हो। अच्छा, ये होता है स्टेप बाय स्टेप। अब हर चीज़ का डिलीवर, अच्छा अब हमारे मुल्क में ये है कि जी जब कोई चीज़ डिलीवर हो रही होती है ना और उसका हेड चेंज हो जाए तो वो फिर नीचे से ग्रास रूट से ही चीज़ वो समझ लें कि जी पाँव से सर की तरफ चली जाती है, उल्टा चक्कर चल जाता है, उल्टा चक्कर चल जाता है। अब देखें, ये स्कूल क्रिकेट रमीज़ राजा ने भी करवाई, अब मोहसिन नकवी साहब भी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि जी हमारा ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है ये तो पायनियर हैं हमारी ये जो क्रिकेट को और दीगर स्पोर्ट्स को इस मुकाम तक लाने में पाकिस्तान का कौमी तराना बड़ी बड़ी ओलंपिक्स में और बड़ी बड़ी जगहों पे सब्ज़ लाली परचम बुलंद करवाने में डिपार्टमेंट तो हमेशा से इस चीज़ का समझ लें कि पहला सतून ही डिपार्टमेंट होते थे, उसके बाद अगली पॉलिसी बनती थी। ये डिपार्टमेंट से ना सिर्फ माशी उसका बनते हैं, प्लेयर्स के वाइज बनते हैं, मसाइल हल होते हैं उनके, मसाइल नहीं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपकी बेहतर होती है, क्वालिटी ऑफ गेम, हाँ हर किस अब ओवरऑल ही हम कर लेते हैं कि जी चाहे वो फुटबॉल हो। अब आपको याद है कि जी मुल्तान ने कौमी फुटबॉल चैम्पियनशिप की भी मेज़बानी की हुई है कासिम बाग स्टेडियम। अच्छा, यहाँ डिपार्टमेंट आए थे
यहाँ डिपार्टमेंट की जो फुटबॉल थी उसी में से जी वो प्लेयर जी यानी कि ईसा खान अमेरिका गया, दूसरी जगह और प्लेयर थे, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ये सर्व किए हैं अपनी टैलेंट को। बात मेरा कहने का ये है कि जी डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की लॉजिक समझ नहीं आई। आप एक सिंपल तरीका रखें ना कि देखें जो डिपार्टमेंट है वो अपना जो किसी भी गेम है, हम ओवरऑल स्पोर्ट्स का है, वो उसके अखराजात खुद बर्दाश्त करता है, वो किसी से लेता तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक वो है, तनख्वाहें देते हैं। अच्छा वो करता क्या है, वो खर्चा करता है, क्या कोचिज हायर करता है, ग्राउंड पर यूबीएल ग्राउंड है कराची में इवन के। अच्छा नेशनल बैंक ने नेशनल जो ग्राउंड है कराची का वो लिया हुआ है, स्पॉन्सर किया हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ कि जी वो अपना पैसा खर्च करके प्लेयर किसको दे रहे हैं, पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही। और जो वो प्लेयर अब आप देखें कि वसीम अकरम, वकार यूनस, मुश्ताक अहमद जी जितने लेजेंडरी प्लेयर हैं डिपार्टमेंट ये से डिपार्टमेंट से आए हैं और इनकी परफॉर्मेंस देख लें आप। अब हम जो तनकीद कर रहे हैं ना कि जी हमारी टीम में तसलसल नहीं है या हमारा वो, अब उसमें बेसिक चीज़ ये आ गई है कि जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट है ना वो हमारी पिछले 5-6 साल से हो ही नहीं रही। ऐसे ही है। जब प्लेयर को रगड़ा लगता है कि कैसे मैं अगर किसी भी डिपार्टमेंट से खेल रहा हूँ, नाम नहीं लेते हम, आप किसी और डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, अच्छा दोनों हम कौमी टीम के प्लेयर हैं, जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट में वो उन कंडीशन में आमने सामने आएंगी जो फेवरेबल नहीं होती, इंटरनेशनल जैसे माहौल होता है वो नहीं होता, उसमें जब हमारा मैच वो पड़ेगा और उसमें हम जब रन्स करेंगे, आउट करेंगे, उससे हमारे कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा और हमारी गेम भी इम्प्रूव होगी। 5-6 साल कायदे आजम ट्रॉफी बड़ा दिलचस्प गेम हुआ करती थी जब डिपार्टमेंटल गेम देखें जी विल्स कप के आपके सारे जो जावेद मियादाद सारे प्लेयर आपके ये खेलते थे, सलीम मलिक, इजाज अहमद, बिल्कुल और बड़ा इंतजार रहता था शायकीन को भी, क्योंकि वो पीटीवी उस वक्त एक ही। बिल्कुल ऐसे ही है शाकिर साहब। बात वही है कि अगर हम हॉकी की तरफ देखें तो माजी में जितने भी हमारे लेजेंडली जो हमारे प्लेयर हैं, हसन सरदार हैं, समीउल्लाह हैं, कलीमुल्लाह हैं, शनाज शेख हैं, शहबाज सीनियर, ये किसी न किसी डिपार्टमेंट में खेले हैं और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो पूरी दुनिया में बुलंद किया। अब कहानी यही आ जाती है कि अब हमारे लड़के जो है ना वो डेली अलाउंस के लिए भी परेशान होते हैं। अगर ये डिपार्टमेंटल जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी डिपार्टमेंटल जो है ना इनको स्पोर्ट्स को बहाल करने के लिए, तो ये अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा? आप क्या कहते हैं सर? देखें ताहिर भाई, अभी शाहिद भाई ने भी बात की कि अगर आपको प्लेयर्स चाहिए तो आपने अगर सिस्टम बहाल कर लिया। अब वज़ीर आज़म साहब चूँकि एक बिजी शेड्यूल में होते हैं और अगर उन्होंने 3 साल पहले ये उसको मतलब ओके कर दिया था तो फिर उसके पीछे देखना चाहिए कि कौन से ऐसे महर्रिकात है जिसको रोके हुए हैं अभी तक। क्या वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के साथ सिंसियर नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके हर स्पोर्ट्स पे परफॉर्म करे? तो फिर वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको चाहते नहीं हैं। देखें अभी जितनी बड़ी बात की आपने भी बात की, शायद भाई ने बात की कि हॉकी के खिलाड़ी ले लें या आप क्रिकेट के भी जितने खिलाड़ी ले लें, को डिपार्टमेंट से हैं ना, वो वहाँ से उनको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट मिलती थी तो वो आ गया है ना। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि उसको फीडबैक या फॉलोअप कौन लेगा? कोई भी नहीं। आप किसी मेरी या किसी की भी जरूरत नहीं कि हम उस पर बैठ के कोई स्टैंड ले सकें कि जब वज़ीर आज़म ने कह दिया है तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे उसको। अगर आपको पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है तो आपको इसको पेन लेना पड़ेगा। अभी भी तो आपने लिए ना, अभी भी तो देखें जो पीसीबी ने प्रोग्राम शुरू किया है उसके पीछे नहीं। अब देखिए ना प्रो लीग के लिए भी हमने हुकूमत से फंड लिए है ना। अगर यही डेली अलाउंसेस अगर ये सारे डिपार्टमेंटल से खेल रहे होते तो इस वक्त मोस्टली हमारे हॉकी की जो पूरी टीम है वो उनके जेहन में ये होता है कि हमने पाकिस्तान का नाम बुलंद करना है, रोशन करना है। अब जहाँ पे वो बात ये आ जाती है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है तो वो सेमीफाइनल से पहले ही जो है ना वो डेली अलाउंस के लिए जो है ना वो लिख देते हैं, तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है। और ये सारा जो प्रोसेस हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। तो वही मैं एक बात कर रहा हूँ कि चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई भी है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो आज से 3 साल पहले जो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल करने की बात की थी तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए उनको। नहीं ताहिर भाई, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आप वज़ीर आज़म साहब के पास एक बिजी शेड्यूल होता है। अब जब उन्होंने एक चीज़ का गो हेड दे दिया, एक्सपेंस का गो हेड दे दिया, तो लोगों को फॉलोअप लेना चाहिए था, फॉलोअप डिपार्टमेंट लेना चाहिए था ना।
बिल्कुल तो ऐसे ही किसी ने है। भी नहीं लिया क्योंकि वो अब्बासी sincere साहब, नहीं है। एशिया हॉकी कप आज से भारत के शहर राजगीर में शुरू हो चुका है। जो रिजल्ट आया उसमें मलेशिया ने मैच जीत लिया बांग्लादेश के खिलाफ, कोरिया ने चाइनीज़ ताइपे को हराया, जापान ने कजाकिस्तान को, और भारत जो है ना वो 3-4 से जीता है। वो एक अलहदा बात है कि भारत ने आखिरी लम्हा में प्लेंटी स्ट्रोक जो है ना वो चाइना को नहीं मिला, और वो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि एक तरफा उनकी तरफ है। मैं लफ्ज़ बेईमानी का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा, इस एशिया कप की क्या अहमियत होगी, और जो एशिया कप के मेज़बान हैं उनको कितना लॉस हो सकता है पाकिस्तान और भारत का मैच ना होने की वजह से? उसमें ताहिर साहब ये है कि पाकिस्तान के बगैर ना ये जिसे कहते हैं इवेंट बड़ा सूना सूना सा है। आज जो भारत चाइना के खिलाफ जीता है ना, मेरे ख्याल से वो चाइना की जीत है, भारत की जीत नहीं है। अच्छा, क्योंकि भारत ना चाइना के मुकाबले में टॉप 10 का वो रैंकिंग में है। चाइना तो 14वें या 15वें नंबर पे आलमी है, भारत चौथे नंबर की टीम है दुनिया की। तो जिस तरह आज चाइना खेला है ना, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अपने ये भारत की हार है। दूसरा ये है कि एशिया ये जो इवेंट है ना, ये भारत ने फ्री कर दिया है, टिकटिंग के हवाले से टिकटिंग फ्री भी कर दिया है। पहले नहीं था। पहले नहीं था, पहले नहीं ठीक है ना, लेकिन अब वो मजबूर हो गए। अच्छा, उनका जो सबसे बड़ा मैच था ना इस इवेंट का, वो पाकिस्तान और भारत का ही मैच था, बिल्कुल था। जो सबसे बड़ा इवेंट था जिसमें आपको अच्छा वहाँ टिकटिंग के हवाले से उन्होंने अगर फ्री भी है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान यहाँ पे हुआ है ना, वो ब्रॉडकास्टर का हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच ना होने से, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत जो है ना, वो पाक भारत मैच में ना वीज़े जारी नहीं करता पाकिस्तानियों को, बिल्कुल तो ऐसे इस वजह से सयाह का मकाम भी ख़त्म हो गया। लेकिन जितना ब्रॉडकास्टर को इस मैच, क्योंकि मैच ही पूरे इवेंट में यही था जो पूरी दुनिया देखना चाहती थी, एशियन ममालिक ख़ुसूसन ना ये मैच देखना चाहते थे, तो ब्रॉडकास्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान इस मैच का हुआ है। और भारत ने ये जो इवेंट फ्री किया ना, वो इसी वजह से ही किया कि अब पाकिस्तान है नहीं, तो शायकीन ने क्रिकेट शायकीन ने हॉकी ना हो सकता है स्टेडियम का दौरा ना करे, तो उन्होंने ये फ्री कर दिया है। लेकिन नुकसान ब्रॉडकास्टर का इस मैच ना होने से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका महसूस भी किया है ब्रॉडकास्टर ने। अच्छा, अगर आप ओवरऑल पूरी टीमों को देखें तो आपको टॉप 4 में कौन सी टीमें नज़र आ रही हैं, और एशिया कप की विनर कौन है जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा? क्योंकि ये जो एशिया कप है ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी है। नहीं, अपना फिलहाल तो जो टीम नज़र आ रही है ना, वो भारत और चाइना है जो मेजर टीमें हैं। और अपना ना, क्योंकि दीगर ममालिक जो टीम है ना, जापान, मलेशिया, ये जापान और मलेशिया इतनी बड़ी टीम है, इन दो ममालिक हैं, क्योंकि इनका जो जापान और चाइना का है ना, इनका फिटनेस लेवल जापान का कम है चाइना से, तो फिटनेस लेवल के लिहाज से चाइना जापान से बहुत अच्छी टीम है। मलेशिया टीम सिर्फ अपने होम ग्राउंड में तो शायद बहुत अच्छा मुजाहरा कर सकती है, लेकिन वो जो ओवरसीज़ में जाती है ना गैर ममालिक, तो उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर होती है। तो ये भारत और चाइना को ना ये फाइनल में मद्दे मुकाबिल देख रहा हूँ। बाकी जो अपना इस मैच की जो इवेंट की जो छठी टीम होगी ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक सीरीज़ खेलेगी, बेस्ट ऑफ 3। उस पर फैसला होगा कि वर्ल्ड कप के लिए कौन क्वालिफाई करेगा। नहीं, वो तो फिर वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला जाएगा ना, जो उसमें जाएगा ना, जो भी वो बेस्ट ऑफ 3 सीरीज जीतेगी। क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में नहीं कर रहा, तो एक विंडो ओपन की गई है पाकिस्तान के लिए। अगर साहब, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, और सुनने में आया है कि अगले साल में एक आलमी जो है ना वेट लिफ्टिंग जो टूर्नामेंट है वो भी पाकिस्तान उसको होस्ट करने जा रहा है। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। पाकिस्तान की अगर हम देखें ओवरऑल अभी ये 4-5 महीने में क्रिकेट में परफॉर्मेंस नजर जाती है, अदर्स गेम में हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी देखने को मिलती है इंडोर गेम्स में। आप क्या कहेंगे? अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में इशू ये आ रहा है कि जो आपका फेडरेशन लेवल पे है ना मामलात, वो इतने मुनज़्ज़म नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पार्टिसिपेशन भी है ना कई इवेंट्स में रह जाती है, और कई इवेंट्स हमें मेज़बानी के लिए मिलते भी नहीं है। अब ये एशिया जो बॉडी बिल्डिंग हुई है, इसमें हमारा मुल्तान का भी एक लड़का जो फरासत अली है, हाँ जी, गोल्ड मेडलिस्ट है, जो उसको भी मेडल मिला है। अब देखें ना, इन में आप बॉडी बिल्डिंग में इसको हमने बहुत ज़्यादा करीब से देखा है, इसको बहुत अरसे से हम कवर करते आ रहे हैं। पहले पंजाब जो एसोसिएशन थी बॉडी बिल्डिंग की, उसमें याया भट्ट साहब थे सदर, जो खुद मिस्टर ओलंपिया रहे हैं और मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं ऐसे। अब अच्छा, उसके बाद इसमें ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आने लग गई, और उसमें ये डिवाइड एंड रूल वाला काम हो गया। जो लाजमी देखें, जिस गेम में पॉलिटिक्स आ जाएगी ना, उस गेम में प्लेयर का हौसला है ना बहुत पीछे चला जाता है।
बॉडी बिल्डिंग का ये खेल एक तो है इंडिविजुअल, इसमें टीम वर्क नहीं है। इसमें जो भी प्लेयर तैयार होता है एक्सपेंस उसको अखराजात बहुत ज़्यादा करना पड़ते हैं। उसको एक तो ट्रेनर बहुत अच्छा लेना पड़ता है और बहुत अच्छे जिम में ट्रेनिंग करना पड़ती है, फिर डाइट बहुत हैवी होती है इसकी, जिसके अखराजात। अच्छा, अब आप कह रहे हैं ना कि जी मुस्तकबिल में जो भी हमें बॉडी बिल्डिंग में इवेंट मिलेगा ना, वो हुकूमती उस पे स्पोर्ट पे मिलेगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि फेडरेशन की लेवल पे अब आप अगर करें तो कराची वाले कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान फेडरेशन है, इधर से लाहौर का है कि जी वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान फेडरेशन है। अच्छा, पीएसपी का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार इसलिए अब ये मेकनिज़म बनाया गया है कि एक तो ये है कि जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कोई किसी भी इवेंट में जाने और ये के आने के लिए मेज़बानी करने के लिए इनसे एनओसी लेना लाज़मी बिल्कुल है। ऐसे ही है। एनओसी लेंगे तो आपकी टीम बाहर जाएगी, प्लेयर बाहर जाएंगे और आपका जो भी है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू होगा और इंटरनेशनल सतह पर रिकग्नाइज किया जाएगा। बिल्कुल, अब मैं कहने का मकसद ये है कि जी आप टैलेंट तो है हमारे यहाँ, लेकिन कई मामलात सॉरी टू से कि जी सियासत की नज़र हो जाते हैं उसमें। ये जो खेल है ना, ये इंतहाई शदीद खींचातानी का शिकार है। और आपको अब हम नाम तो नहीं ले सकते यहाँ बैठ के, क्योंकि ये इतना वो हो गया है कि अब देखिए ये फरासत अली का जब मैंने इसका वो किया वेरीफाई किया तो आधे मुल्तान में वो कह रहे थे कि जी ये एशियन जो जूनियर चैम्पियनशिप है ये रिकग्नाइज उसमें नहीं गए। ठीक है, तो इनका लेकिन इनके जो कोच है उन्हें भी मैं जानता हूँ, वो भी एक सरकारी महकमे से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इनको कोचिंग कराई और इनको भेजा सपोर्ट आपके करके। कहने का मकसद ये है कि ये एशियन जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बॉडी बिल्डिंग का, ये पाकिस्तान टीम ये जो गई है ये हुकूमती उस पर नहीं गई, विदाउट एनओसी गई है ये नहीं, ये अपने उस पे क्या कहते हैं कि अपने खर्चे पर और ये सारा कुछ जो है उन्होंने इसके शिरकत की है, पाकिस्तान को शिरकत की है कि पाकिस्तान अपनी मदद आपके तक पार्टिसिपेशन की एशियन बॉडी बिल्डिंग टीम नहीं गई है इसमें। जो प्राइवेट आप समझ लें कि जी अपने तौर पे उन्होंने एंट्री, लेकिन फिर भी सर उन्होंने 5 गोल्ड मेडल लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन टैलेंट की किया। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो खींचातानी है ना उसकी वजह से खेल को प्रमोशन नहीं मिलती। ठीक है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है कि जी इज्तिमाई चीज़ हमें सामने उसका रिजल्ट मिले, ठीक हो गया, ये जो खेल है वो प्रमोट हो गया। अच्छा शाकिर साहब, लास्ट 2-3 मिनट है मेरे पास। पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया फुटबॉल टीम का सऊदी अरब क्वालिफाई के लिए। पाकिस्तान अभी हम देख रहे हैं कि मुल्तान में भी और पूरे पाकिस्तान में भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जब से नई जो है ना वो कबीना आई है और फुटबॉल में बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और अंडर 23 टीम का भी ऐलान हो गया। आप इस टीम को कैसे देखते हैं कि क्या हम सऊदी अरब क्वालिफायर में कामयाब और सुरखरू होकर आएंगे? देखें ताहिर भाई, आप फुटबॉल का ओवरऑल अगर आप उठा के देखें तो हमारे पास टैलेंट है। सिर्फ आपके पास 1.5 मिनट है और 1.5 मिनट मेरे पास सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम उस टैलेंट को उस हिसाब से यूज नहीं कर पाते जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। अब ये एक चांस है जिसको आप गोल्डन चांस भी कह सकते हैं तमाम प्लेयर्स के पास जितने भी सिलेक्ट हुए हैं कि अगर वो यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देके सऊदी अरब में चले गए तो हमारी फुटबॉल के लिए जैसे भी क्या कहते हैं अब्बासी भाई ने कहा कि एक नया बाब शुरू हो जाएगा। तो वो ये आपको पहला कदम है उस चीज़ के लिए कि आप अपनी फुटबॉल को हॉकी के साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ आप अपनी फुटबॉल को भी प्रमोट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई गोल्डन चांस आपके पास नहीं हो सकता। बिल्कुल अब्बासी साहब, टैलेंट मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, निखारने का चाहिए और फंड भी मौजूद है। फीफा फुटबॉल के लिए ना पाकिस्तान को बहुत फंडिंग करता है। यहाँ पे तमाम खेलों के लिए इस प्लेटफॉर्म से मैं कहूँ कि हर मामलात हुकूमती सतह के नहीं होते, प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आने चाहिए। हर चीज़ को एडवर्टीजमेंट के लिए आगे आना चाहिए और प्राइवेट कंपनियां ही टीमों को ना स्पॉन्सर्स करती हैं और यही सब है कि हुकूमत के साथ साथ ना प्राइवेट कंपनी नहीं, इसके साथ मैं आपको ये बात करूँ, जहाँ पे प्राइवेट कंपनियों की आप बात करें, हमारी पाक फौज भी जो है ना बड़े इसमें हवाले से फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अभी उन्होंने एक अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप कराई जो कि वजीरिस्तान की जो है ना हमारा जो क्लब है वजीरिस्तान वॉरियर्स ने उसको जीता और कराची लाइट्स को 0-4 से जो है ना
उनको शिकस्त दी है। तो जहाँ पे क्रिकेट और जहाँ पे दीगर गेम्स आ रही हैं, तो हमारी पाक फौज जहाँ पे बहुत वो काम कर हॉकी रही की है। बहाली में हॉकी पाक की फौज बहाली का में भी इनका बड़ा अहम हॉकी की किरदार बहाली है। में पाक 1 फौज करोड़ का 30 लाख रुपए उन्होंने 1 हॉकी करोड़ फेडरेशन हॉकी को दिया फेडरेशन को था। दिया तो ये था। इसमें है नहीं, बट नॉट डाउट। सर, इसमें बात करता, लेकिन टाइम खत्म हो गया। आगा साहब आपका शुक्रिया, शाकिर सुल्तान साहब आपका भी शुक्रिया, इजहार अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।